Assalamu alaikum everyone, it's me Rida Mir and I am the host of this program The Good Doctor. इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन तमाम मिसकॉन्सेप्शंस के बारे में जो हमारी सोसाइटी में काफ़ी सालों से डोमिनेंट हैं। आज हमारे साथ जो द गुड डॉक्टर मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर दिलीप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ऑल गुड। थैंक यू फॉर योर टाइम इतने बिजी स्केड्यूल में से। इट्स ओके। I may tell you that Dr. Dilip Kumar is certified in chiropractic techniques and he is one of the spinal manual therapists in Pakistan. Plus as well as he is the founder of CMT, Center of Manual Therapy Organization, and he is one of the physiotherapists in Pakistan to launch the maximum numbers of workshops. So, should we sir? Yeah, sure. Sir, अपने बारे में कुछ बताइए। First of all, thank you James for inviting and thanks to Dr. Rida Mir for inviting. Well, अब जो नाम का तो आप लोगों ने टैग लगा दिया कि मुझे ज़्यादातर मैनुअल थेरेपिस्ट का टैग जो है वो साथ साथ लगाते हैं। अब मैनुअल थेरेपिस्ट और जो फिज़िकल थेरेपिस्ट है, मेरी डिग्री तो बेसिकली उसी में है, तो मैनुअल थेरेपिस्ट उससे अलग नहीं है पहली चीज़। इसीलिए आई प्राउड माई सेल्फ, आई वुड लाइक टू लव दैट यू कॉल मी एज अ मैनुअल थेरेपिस्ट। उसके बाद जो है डिग्री का टाइटल भी है एंड देन आई डिड सम इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन इन मैनुअल थेरेपी एंड कायरोप्रैक्टिक टू एज वेल, जो कि आपने बताया। हाँ, एक क्रेडिट मैं ज़रूर लेना चाहूँगा कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आपने अभी जिक्र भी किया, सेंटर ऑफ मैनुअल थेरेपी, विच इज़ अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ वर्किंग फॉर फिजियोथेरेपिस्ट थ्रू आउट द पाकिस्तान। येस, वन ऑफ द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन and that is my CMT, who has conducted the maximum number of hands-on workshops in maximum cities of Pakistan. So I have conducted throughout the Pakistan. This is what I will take the credit, no doubt. सर, कायरोप्रैक्टिक और मैनुअल थेरेपिस्ट या फिजिकल थेरेपिस्ट में क्या डिफरेंस है? वैसे अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो बहुत सारा इसमें जो है फ़र्क है, मैं आपको एलाबरेट कर देता हूँ। बट पाकिस्तान में चीज़ें थोड़ी सी मिक्सअप हैं। जैसे मैनुअल थेरेपिस्ट हमारे डोमेन में आता है, मैनुअल थेरेपिस्ट हमारा ही पार्ट है, इसीलिए आज तक मैंने अपने नाम के नीचे कभी भी कायरोप्रैक्टर वर्ड यूज़ नहीं किया। हालांकि मेरी उसमें 2 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी हैं, लेकिन मैं मैनुअल थेरेपिस्ट लिखता हूँ बिकॉज वो व्हाट आई फील कि वो हमारा पार्ट है। तो फिजियोथेरेपी और मैनुअल थेरेपी दोनों सेम है। फ़र्क सिर्फ ये है जिस तरह चीज़ें अपडेट होती हैं, तो मैनुअल थेरेपी इज़ अपडेटेड वर्जन ऑफ द फिजिकल थेरेपी, जिसमें हम फिजिकल थेरेपी की ही एक्सरसाइजेज को यूज़ करते हैं इन अ एडवांस वे। सो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। अब हम आ जाते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कायरोप्रैक्टर। अब पाकिस्तान में सो कॉल्ड जो कायरोप्रैक्टर बने फिरे हुए हैं, लेट सपोज दे आर डूइंग द एडवर्टाइज ऑन द सोशल मीडिया एंड ऑल। अब जो कायरोप्रैक्टर का नाम है, कायरोप्रैक्टर एक खुद 5 साल डिग्री है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ 4-5 दिन का कोर्सेज करके और अगले दिन ही वो टाइटल लगा देते हैं। सो मैं इसमें डिफेम नहीं करूँगा किसी को या किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। आई वुड जस्ट मेंशन कायरोप्रैक्टर इज़ अ सेपरेटेड 5 years डिग्री, just like DPT, just like physiotherapy, we have a different degree. So you cannot become a certified, you cannot become a chiropractor by doing just 3 to 4 days कोर्सेज। तो वो एक अलग अलग डिग्री हैं, उनको अलग अलग रखें तो वो ज़्यादा बेहतर। बाकी मैनुअल थेरेपी का क्रेडिट मैं इसीलिए भी लेना जो है वो पसंद करूँगा क्योंकि मैंने मैनुअल थेरेपी में 2 किताबें लिखी हैं, तीसरी बुक मेरी जो है वो लॉन्चिंग होने वाली है। प्लस में मैंने इंटरनेशनल जो है वो कोर्सेज़ किए हैं और मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी उसके नाम में मैनुअल थेरेपी है। दिस इज़ द ओनली रीज़न आई वुड लाइक टू कॉल माई सेल्फ एज अ मैनुअल थेरेपी। सर, जब आपने CMT का आगाज़ किया था, लॉन्च जब की थी, व्हाट वर योर विजन्स, गोल्स क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे आपके जब आपने CMT को लॉन्च किया? When I was doing my master from Lahore, 2017 से 2019 की बात है, 2017 का मैं ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम लम्स हैदराबाद जामशरो। देन आई डिड माई मास्टर फ्रॉम लाहौर। तो 2017 से 18 में 1 साल बाद मैं जब लाहौर में नया गया था, इंटर्नशिप कर रहा था, तो वहाँ पर एक इंटरनेशनल कोर्स अनाउंस हुआ एंड वहाँ पर एक स्कॉलरशिप हुई। बेसिकली जिस तरह स्कॉलरशिप अनाउंस होती है कि भाई आप लोग इस टेस्ट को क्लियर करें, आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। सो देयर वाज अ कोर्स, आई रिमेंबर दी सर्टिफिकेट इन ऑर्थोपेडिक मेडिसिन सीरीज। तो बड़ा शौक था कि यार ये ऑर्थोपेडिक एज अ फिजियोथेरेपिस्ट कर पा रहा है, लेट्स डू इट। तो मैंने वो टेस्ट दिया। मीनवाइल मज़े की बात इसकी ये है कि
मैं कराची में था, मेरा इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ था। मैं लाहौर में, एडमिशन मेरी लाहौर में थी। मैं कराची के किसी लोकल बस में ट्रैवल कर रहा था और छोटा सा जिस तरह मोबाइल होता है, एंड आई गॉट अ कॉल के मिस्टर दिलीप कुमार। मैंने कहा येस। तो उसने कहा आपने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है? मैंने कहा येस। तो उसने कहा काइंडली वी हैव एन इंटरव्यू, गेट रेडी विद इन 20 मिनट्स। अब मेरा जो ट्रैवल था बस का वो राउंड अबाउट 40 मिनट्स का था। तो मैंने कहा ठीक है, स्कॉलरशिप मिल रही है तो इसको अवेल करते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को। मैंने डन किया। जब मैंने डन किया, मेरी स्कॉलरशिप सेलेक्ट हो गई, मतलब आई गॉट सेलेक्टेड इन दैट कोर्स एज वेल। आई गॉट 60% स्कॉलरशिप, मतलब वो 2.25 लाख वाला कोर्स मुझे तकरीबन कुछ 50,000 या अराउंड अबाउट 80-70 हज़ार तक मुझे पड़ गया। तो मैंने एडमिशन ले ली। जब मैंने एडमिशन ली एंड व्हेन आई अटेंडेड दैट कोर्स, इटालियन वाज द स्पीकर, ही वाज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश एज वेल बिकॉज हिज प्राइमरी लैंग्वेज वाज नॉट इंग्लिश, ही वाज इटालियन सो कॉल्ड। तो वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी उस 8 दिन के कोर्स लाहौर में, कि जो टेक्निक्स वो बंदा हमें पढ़ा रहा है वो बेसिकली हमारे ही बुक्स में मौजूद हैं और हमें सही से नहीं पढ़ाई गई। दिस इज़ द ओनली रीज़न। सो द ओनली इग्निशन, ओनली इनिशिएशन या स्टिमुलेशन फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन, क्रेडिट गोज़ टू दैट स्पीकर, जिसने हमें ये बताया कि भाई अगर मैंने आपसे 2.25 लाख लिए हैं तो उन टेक्निक्स को पढ़ाने के लिए जो आपकी किताबों में मौजूद हैं। देन आई रियलाइज्ड कि देयर शुड बी ए प्लेटफॉर्म which should be for the Pakistani physiotherapist, and that was the only reason. And not after that I did some international courses too. मैंने राउंड अबाउट 5-6 और इंटरनेशनल कोर्सेज भी किए हुए थे, और डिफरेंट मैनुअल थेरेपी में, सर्टिफाइड स्पाइनल मैनुअल थेरेपी में, ऑर्थोपेडिक में, कायरोप्रैक्ट में, एक्यूपंक्चर में, जॉइंट हीलिंग में। मीनवाइल ये 5-6 कोर्सेज करके मैंने जब 10-15 लाख का खर्चा किया, एंड आई वॉज कमिंग बैक फ्राम लाहौर टू सिंध, अपनी वापस आ रहा था, देन आई रियलाइज कि देयर शुड बी ए प्लेटफॉर्म। एंड और फॉर द इंफॉर्मेशन, जो CMT सेंटर ऑफ मैनुअल थेरेपी का नाम है, द क्रेडिट गोज़ टू द डॉक्टर निदा। सजेशन उसकी थी, प्लेटफॉर्म का आइडिया मेरा था। तो शी इज़ द को-फाउंडर, वी ऑल नो दैट। तो उसने नाम का बुनियाद दिया था, उसको कंटिन्यू मैंने किया और अब तक चल रही है। बीइंग इन द सेम फील्ड, आई ऑल्सो थिंक कि जितना मैनुअल थेरेपी हमारे पास एक समंदर है पूरा, उसको हम उस तरीके से 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर्स में कवर नहीं कर सकते। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आज हम मैनुअल थेरेपी पे इतनी डिटेल गुफ्तगू कर रहे हैं। ओके सर, कुछ क्वेश्चंस हमें हमारी ऑडियंस ने दिए थे, सो आई वुड लाइक कि हम कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस करें। सर मुझे ये बताएं कि लाइक द वे, जैसे बॉडी में किसी भी हिस्से में पेन होता है तो हमें पता होता है कि अगर हमारे पेट में दर्द हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो हमें गैस्ट्रो के पास जाना है। तो व्हाट आर दोज रेड फ्लैग्स, या ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो हमें ये बताते हैं, या हमारी ऑडियंस को ये बताएं आपके अब हमें फिजियो के पास जाना चाहिए, लाइक वी शुड कंसल्ट टू अ फिजियोथेरेपिस्ट नाउ। ओके, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जब मैं 2016-17 में ग्रेजुएट हुआ था तो मैंने भी ये चीज़ें रियलाइज़ की थी कि हमारे पास भी लोग रेफर के लिए डरते थे। अब हमारे पास इल्मिया, स्पेशली पाकिस्तान कह लें या पूरा एशिया कह लें, हमारे पास इल्मिया जो सबसे ज़्यादा है वो है लेक ऑफ एजुकेशन। नंबर 1 थिंग, लेक ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट फॉर फिजियोथेरेपिस्ट बट फॉर ऑल अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। मैं आपको एक सिंपल सा मिसाल देता हूँ। आपको सर दर्द होता है, हम इमीडिएटली पोनिस्टाउन और पेनाडोल तो टॉफ़ी की तरह खाते हैं। दैट सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन इज़ अ फटाल कंडीशन इन एशिया। एक आर्टिकल है, मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि ये भी एक स्टडी है कि अगर आप 10-15 पेनाडोल कंटिन्यूसली ले रहे हो, दैट कैन लीड टू अ डेंजरस डिजीज़, कुड बी द कैंसर इवन। सो दिस इज़ हाउ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि जो सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन का काम है, ये किसको क्रेडिट जाता है? लेक ऑफ अवेयरनेस, लेक ऑफ एजुकेशन, हमें चीज़ों का नहीं पता। सो फिजियोथेरेपी में अगर हमारे पास कोई पेशेंट हमारे पास आ रहा होता है या एज अ पेशेंट, तो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर हम ज़्यादातर एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट डील करते हैं बिना मेडिसिन और बिना सर्जरी के। लाइक आपको अगर कोई जोड़ों का दर्द होता है, कोई पट्ठों का दर्द होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप सुबह उठते हो और आपके गर्दन में दर्द होता है, जिसको आम लफ्ज़ों में बल पड़ जाना, चुक पड़ जाना, इस तरह की अगर आपके पास हिस्ट्री है तो काइंडली किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट करें और उनके साथ कंसल्ट करें, फिर ही आप किसी प्रिस्क्रिप्शन की तरफ जाएं। अब इसमें मुख्तसर भी ये है कि अगर आपने जैसा कहा कि पेट का दर्द हुआ तो हम गैस्ट्रो के पास चले जाते हैं। अब ये तो अच्छी बात है कि मुझे पता चला कि पेट के दर्द में गैस्ट्रो के पास जाते हैं, अदरवाइज़ मैं होता तो बेस्कोपान या फ्लेजल ले लेता। हमारे यहाँ तो यही होता है सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन छोटे पेन के लिए, तो हम तो जाते हैं जब हमारे पास डेथ वाली सिचुएशन हो जाए। इन शॉर्ट तो मुख्तसर ये है कि फिजियोथेरेपी में जो पहला पेन है वो कभी भी इंटरनल सिस्टम का नहीं है।
मतलब अगर आपको बॉडी में कहीं अंदर से पेन आ रही हो, पीड़ा है, जस्ट लाइक आपको कराले पड़ रहे हैं, बल पड़ रहे हैं, ये किस्म की हिस्ट्री फिजियोथेरेपी में नहीं आती। फिजियोथेरेपी में जो प्योरली केसेस आते हैं दे आर ऑफन रिलेटेड विद द मस्कुलोस्केलेटल। मस्कुलोस्केलेटल मतलब अगर आपको जोड़ का दर्द होता है और आपके पास कोई भी हिस्ट्री चोट की नहीं है, एक जोड़ का दर्द है, कोई चलते चलते गिर गया, उसको घुटने में दर्द हुआ, लेट्स सपोज, तो देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, यहाँ पर एक्सीडेंट की हिस्ट्री है, तो आप जाएंगे ऑर्थोपेडिक के पास। अगर आपका ऐसा दर्द है जो एक जगह में हो रहा है लेकिन फैल दूसरी जगह में रहा है, मिसाल दर्द आपका कूल्हे में है, दर्द आपके कमर में है, लेकिन फैल जो है वो नीचे जा रहा है, पीनी तक जा रहा है, काफ मसल तक जा रहा है, ये प्योर केस है न्यूरो का। फिजियोथेरेपी में वो केसेस आते हैं जो फैल ना रहे हों, अव्वल पहली चीज़, और दूसरा मसल्स और जोड़ तक वाबस्ता हो, और इनकी हिस्ट्री पेशेंट किस तरह इस तरह देगा कि मैं ये पुराना दर्द है मेरा। कभी भी फिजियोथेरेपी में जो एक्यूट कंडीशन है ना, वो बहुत ही कम ट्रीट की जाती है। मतलब चोट लगी हमारे पास, तो वो कभी भी फिजियोथेरेपी में नहीं आएगा। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएगा, वो क्या करेगा, उसका पेन मैनेजमेंट किया, थोड़ा बहुत प्रिकॉशनरी करी। तो मेरे ये एक मैसेज भी होगा आवाम के लिए जो बंदा देख रहा है कि अगर आपको किसी भी मसल्स, किसी भी जोड़ पट्टे वगैरह का दर्द है जो कि पुराना है, तो मेरे ख्याल से पहली प्रायोरिटी आप लोगों को फिजियोथेरेपिस्ट को देनी चाहिए, और सेल्फ अवेयरनेस इज़ द बेस्ट अवेयरनेस, दिस इज़ आई वुड सजेस्ट। सर अभी आपने कहा गर्दन का दर्द, यूजुअली हम लोग भी जब नॉर्मली सुबह सोकर उठते हैं तो हमारी गर्दन में दर्द हो जाता है। इसकी वजह क्या होती है? बेसिकली तकिया या तो उसकी शेप ठीक नहीं होती, या मोटा, या जैसे सिंपल क्वेश्चन कि हमें कैसा तकिया यूज़ करना चाहिए, कैसा पिलो यूज़ करना चाहिए जिससे हमारी गर्दन में दर्द ना हो? अच्छा, बॉडी पोस्चर के ना कुछ नॉर्मल अलाइनमेंट्स हैं। नॉर्मल अलाइनमेंट ये है, मिसाल कि अगर आप एक नॉर्मल बंदे को साइड से देख रहे हो, जस्ट लाइक इफ़ यू आर लुकिंग एट मी फ्रॉम द साइड व्यू, तो आप देखोगे कि जो मेरा कान है वो एक पोस्चरल असिस्टमेंट है। मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन एक सिंपल व्यू पुट कर रहा हूँ। आप लोग देखा होगा जितने लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, लाइक कॉल कंप्यूटर वगैरह पे जो काम करते हैं, सिटिंग का काम करते हैं, घर पे ख़वातीन सिलाई वगैरह, मशीन वगैरह ये चला रही हैं, तो उनकी गर्दन काफ़ी आगे को होती है, राइट। अब ऐसा नहीं है कि कल को मैं 2-4 घंटे के लिए लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ और अगले दिन मुझे फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो गया। ये सालों में डेवलप होने वाली चीज़ है, पहली बात। दूसरी बात, आप उसकी नॉर्मल असिस्टमेंट जो रखते हो, अब नेचुरली जो हमारी बॉडी की स्पाइन है, जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जो है वो जो हमारी बैकबोन कहलाती है, उसमें नॉर्मल एक कर्व्स हैं हमारे पास, गर्दन में हैं, कमर में हैं, छाती वाले मोरे थोरेसिक में हैं। उन नॉर्मल कर्व्स को मेंटेन रखना लाजमी है। अब मैं जो आपके सवाल का जवाब दूंगा मुख्तसर, जब हम सीधा सोते हैं, मिसाल अगर मैं सीधा ऐसे सो रहा हूँ कि मेरी गर्दन यूँ पीछे जा रही है फॉर एग्जांपल, तो आइडियली दिस इज़ रॉन्ग। आइडियली क्या होना चाहिए कि अगर मैं खड़ा हूँ, अभी मैं बैठा हुआ हूँ और मेरी गर्दन यूँ इस पोजीशन में खड़ी है, तो आइडियली मैं पोस्चर भी सोने का ऐसे बनाऊंगा कि मेरी गर्दन ना मज़ीद आगे है। अब जब मैं लेटा हुआ हूँ, सीधा लेट जाता हूँ, मेरी गर्दन इस सिटिंग पोस्चर में ये है। अब जब मैंने 2 तकिए रखे तो मेरी गर्दन हो जाएगी आगे, विच इज़ रॉन्ग। जब मैंने बिल्कुल सॉफ्ट तकिया रखा तो मेरी गर्दन चली जाएगी पीछे, विच इज़ आल्सो रॉन्ग। सो आइडियली जो न्यूट्रल, जो नेचुरल हमें स्पाइन में कर्व्स दिए गए हैं, उनको मेंटेन रखें। फिर इसमें दूसरा मेरे ख्याल से कंसर्न क्वेश्चन ये भी होना बनता है कि पेशेंट कहता है कि सर सोऊं किस पे, अपना सख्त मैट्रेस पे सोऊं, ज़मीन पे सोऊं, चारपाई पे सोऊं, पलंग एक्सेट्रा, इस तरह करके। तो उसके लिए भी मेरा ये मशवरा है कि आपके जो नॉर्मल स्पाइन के जो कर्व्स हैं, लेट्स सपोज, वो मेंटेन होने चाहिए। अगर वो मेंटेन्ड है तो वो आपको कभी भी, और ये नो डाउट विद द पैसेज ऑफ एज होता है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप तो जो स्पाइन है आपकी, उसको जो भी नेचुरल कर्व्स मिले गए हैं उस कर्व्स में रखें तो बेहतर है। तो तकिया इतना हो कि आपके जो नेचुरल स्पाइन है उसके कर्व्स को मेंटेन करें, ना ये पीछे जाए। तो आपके कान बेसिकली आपके शोल्डर से पीछे नहीं जाने चाहिए। तो अगर आप सॉफ्ट तकिया यूज़ करते हो, आपकी गर्दन यूँ होगी फॉर एग्जांपल, तो नाउ यू कैन सी कि आपके कान पीछे जा रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू द शोल्डर, तो दिस इज़ द बैड। या अगर आप हार्ड तकिया यूज़ करते हो बहुत बड़ा वाला, तो अगर आपकी ये पोस्चर, ये भी गलत है। फिर हमारे सोने के पोस्चर के ऊपर भी आ जाता है। बहुत सारे रीजंस हैं। अभी आपने एज की बात कही, तो व्हाट इज़ द आइडियल एज जिसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों को अपनी जॉइंट हेल्थ के बारे में ख्याल रखना चाहिए? यार यूजुअली जो इसमें ये होता था कि पहले जो हमारे पास डाइट शाइट थी वो इतनी माशाल्लाह से बेहतर होती थी कि हम 30-60 को क्रॉस कर जाते थे और स्टिल एडोलेसेंस एज में कहलाते। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है उसमें जो मैं आइडियली रिकमेंड करूँगा कि 20-25 के बाद एक्सरसाइज करना शुरू कर दें।
जब आप 20-25 के बाद एक्सरसाइजेस करते हो तो दो चीज़ें ज़रूर करें, एक एक्सरसाइज करें और एक्सरसाइज भी किसी सुपरविजन में करें, किसी को गाइड करके, किसी ट्रेनर, किसी फिजियोथेरेपिस्ट, नंबर 1 थिंग। नंबर 2, डाइट का ज़रूर ख्याल रखें। जिस तरह की हमारी स्पेशली डाइट है कि ये बाहर के खाने हैं, सॉरी टू से मैं भी 15 साल से वही खा रहा हूँ, आई नो मजबूरी है, लेकिन ये चीज़ें बड़ा मैटर करती है। हेल्दी डाइट एक हद तक, एक उम्र तक आपका जो जीआईटी सिस्टम है वो बर्दाश्त करेगा। ये जीआईटी सिस्टम 30-35 के बाद वो वाले हालात जो है बियर नहीं करेगा। अच्छा सर, यूजुअली ऐसा होता है कि हम ये कुछ लोग कहते हैं, अवेयरनेस की कमी ऑब्वियस सी बात है, कि हड्डी की जो चोट है वो कभी हील नहीं होती, या ऐसा भी होता है कि अगर पुरानी कोई हड्डी की चोट होती है वो सर्दियों में और ज़्यादा दर्द करती है। इसका रीज़न क्या है? सर्दियों में वो दर्द और क्यों बढ़ जाता है, स्पेशली अगर हम बोन से रिलेटेड बात करें तो? असल में उसकी एक मेन वजह यह है कि सर्दियों में जो बॉडी है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है, इस बात में कोई शक नहीं है। ठीक है, मैं आपको सिंपल सा मिसाल देता हूँ कि अगर हमें सर्दियों की ना भी बात करें, गर्मियों की बात करें, हमें सुबह चोट लगी, हमें उस वक्त उतना दर्द नहीं होगा जितना रात को होता है। असल दर्द तो रात को जागता है। उसकी वजह है कि जब बॉडी सुबह एक्टिव होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी खासी होती है, तो मे भी आप वो इग्नोर कर लो पेन इस तरह करके। रात को जब बॉडी थकती है, वापस बैक टू वो फटीग हो जाती है और बॉडी बैक टू नॉर्मल होने की कोशिश करती है, देन द बॉडी रियलाइज़ कि यार मुझे कोई चोट भी लगी थी। प्रॉबली, मतलब इसका रीज़न हो सकता है। अब बोन का जो पेन है, वो जो हील वाला क्वेश्चन था, पहला तो वो क्वेश्चन था कि हील होता है कि नहीं होता है, वो डिपेंड करता है एज के ऊपर। आपकी एज बड़ा मैटर करती है। मैं आपको मिसाल दूं कि अगर 25-30 साल की एज में आपकी, उससे भी कम एज में आपका फ्रैक्चर होता है किसी भी बोन का, हील होने के ज़्यादा चांसेस हैं, और वो भी जल्दी। लेकिन यही एज अगर 40-50 में हो जाए तो आपके हील होने के रेयर चांसेस हैं। तभी डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि भाई आपको जो है वो देर लगेगी। जिस तरह फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर का आपने मिसाल दिया, तो फ्रैक्चर हील होने में टाइम लेता है। तो एक तो ये आपका जो है क्वेश्चन था। दूसरा, जो सर्दियों में उसका दर्द जागता है, उसकी वजह ये है कि हड्डियों के ऊपर लगे हुए हैं मसल्स, पट्टे, गोश्त जिसको हम बोलते हैं। अब वो मसल्स जब चोट लगेगी हड्डी में, तो हड्डी काइंड ऑफ डीप है रादर देन मसल ऊपर है, हड्डी अंदर है। तो जो हड्डी की चोट है वो सर्दियों में मे बी बॉडी डिहाइड्रेटेड की वजह से आपको ज़्यादा फील होती हो, या बॉडी वैसे ही सर्दियों में अकड़ जाती है। तो जब अकड़ी हुई बॉडी, अकड़े हुए मसल्स प्रेशर किस पे डालेंगे? बोन में। बोन ऑलरेडी फ्रैक्चर है, तो दिस कुड बी द रीज़न, दिस कुड बी द मैकेनिज्म। ओके, अच्छा सर, लोग यूजुअली, आपने भी एज वाली बात की, तो फीमेल्स में हमारे पास जो आजकल ज़्यादा हम प्रॉब्लम देखते हैं वो घुटनों का दर्द का देखते हैं। लाइक हर मुझे लगता है कि क्लिनिकल साइड पे अगर 10 पेशेंट हैं तो उसमें से जो 8 ख़वातीन आ रही होती हैं वो घुटने के दर्द के साथ आ रही होती हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमारा डायग्नोसिस ऑस्टियोआर्थराइटिस ही होता है, या आर्थराइटिस ही होता है, या वो एग्जैक्टली। सो सर, ऑस्टियोआर्थराइटिस में फ़ीमेल्स को आप क्या रिकमेंड करेंगे कि वो किस एज से एक तो अपना ख्याल रखना शुरू करें, एंड प्लस ये कि क्या ऐसी प्रिकॉशंस और पहले से वो क्या ऐसी हैबिट्स अपनाएं कि उनका जो घुटनों का दर्द जो एकदम से 40-45 के बाद जाके वर्सन कंडीशन पे पता चलता है, तो उन्हें पहले ही पता हो कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस और मुझे कैसे अपना ख्याल रखना है? देखें, जो पहले तो जो ख़वातीन में, पहले तो प्राइमरी रीज़न जिस तरह ऑस्टियोपोरोसिस है वो ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू आर्थराइटिस, एज़ कम्पेयर टू द मेल। और आर्थराइटिस जो है दोनों में इक्वल पाया जाता है, मतलब इक्वल रेशो होता है। अब आर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस, पहले तो बोन्स की वो कंडीशन है जिसमें आपकी खून में यूरिक एसिड की जो कह लें कि मिकदार है, जो क्वांटिटी है, वो वेरिएबल होती है। अगर यूरिक एसिड लेवल जो है वो आपका वेरी करता है तो आपका आर्थराइटिस कहलाता है, विच इज़ अ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, वी ऑल नो दैट। अब सवाल ये है कि ख़वातीन में ही ये क्यों पाया जाता है जो ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस को डिटेक्ट करना डिपेंड करता है उसके टेस्ट वैल्यूज़ पे, जो आपका टी स्कोर होता है, डेक्सा BMD बोन मास डेंसिटी में देखा जाता है। तो सवाल ये कि ख़वातीन को ही क्यों टारगेट करते हैं, क्योंकि रीज़न ये है जो ख़वातीन में बोन्स या जोड़ की एक्टिविटी है वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू द मेल हजरात। अब जो मेल हैं वो और भी भाग दौड़ करते हैं, साइकिलिंग, बाइक वगैरह चलाते हैं, सारा दिन बाहर होते हैं, तो उनकी एक्टिविटीज़ में भी थोड़ा बहुत जोड़ में उनके हरकत है। लेकिन अगर मैं लेडीज़ की बात करूँ तो लेडीज़ एक्सरसाइज की तरफ वैसे ही हमारा रुझान कम होता है। तो वो जो घर वाले कामकाज वगैरह करती हैं, स्पेशली ज़मीन पर जो बैठकर अगर सफाई वगैरह हो गई या ज़्यादा स्टैंडिंग में खड़ा होकर किचन में वगैरह के घर के कामकाज कर लिए, सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि उनके जोड़ों के ऊपर मुस्तकिल कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो वो जो कंप्रेसिव फोर्स उनको डेवलप कर रहा है,
इट क्रिएट्स दी डिजेनरेटिव चेंजेस। और जो डिजेनरेटिव चेंजेस वर्ड हम यूज़ करते हैं वो एज रिलेटेड चीज़ है, वो आप में मुझ में सब में आनी है। लेकिन अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ या आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा, आप एक्सरसाइज करते हो, तो आप में भी वही डिजेनरेटिव चेंजेस आएंगी लेकिन लेट। और मैं अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहा, मेरा वेट ज़्यादा है, मेरा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, मेरा बैठक का काम ज़्यादा है, तो मुझ में वो डिजेनरेटिव चेंजेस जल्दी आएंगी। दिस इज़ द ओनली व्हाट वी कैन से रीज़न। बाकी जो ऑस्टियोपोरोसिस है, जिसमें हड्डियाँ जो है वो पोरस हो जाती है, उसमें सुराख बन जाते हैं, वीक हो जाते हैं, उसका तो प्राइमरी रीज़न ये है कि अगेन वही बात है कि जो ख़वातीन में फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है, तो उसका मेन क्रेडिट तो टी स्कोर को जाता है। या दूसरा एक और मिथ भी है, इल्मिया ही कह लें, हम कहते हैं कि बच्चों को जो है वो जो मम्मी डैडी बच्चा कह लें या जेन जी कह लें, तो हमारी ये मेंटालिटी होती है कि हम उनको एसी का यूज़ टू बना देते हैं और हम उनको बाहर जो स्पेशली सनलाइट है। अब काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि सूरज से विटामिन डी बनता है। वो भाई सूरज विटामिन डी नहीं देता। बॉडी में एक ये साइंटिफिक रीज़न है, एक इसके पीछे साइंस ये कहती है कि बॉडी में ऑलरेडी विटामिन और कैल्शियम मौजूद होते हैं। अब सूरज जो सनलाइट है बेसिकली, उनमें से जो रेज़ आते हैं वो भी एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक एनर्जी है, उसकी कन्वर्जन के लिए सनलाइट ज़रूरी है। इट मीन्स खाना ऑलरेडी पड़ा हुआ है, पकाने के लिए गैस की ज़रूरत है, तो गैस खाना नहीं बनाता, गैस मीडियम प्रोवाइड करता। तो सनलाइट डजंट प्रोवाइड दी विटामिन डी, sunlight basically providing the energy which is required to convert the what we can say vitamin D3 ऐसा इस तरह करके। तो मेरा ये मशवरा है कि जो भी लेडीज़ हैं वो अगर एक्सरसाइज करते हैं तो रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज का जो है वो काम कर सकती हैं। जॉइंट की एक्सरसाइजेस करवाएं, नी की एक्सरसाइजेस करवाएं, तो वो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो मेन क्रेडिट आर्थराइटिस में, ऑस्टियोपोरोसिस में जाता है मिनरल्स की डेफिशिएंसी। यहाँ पर हम किसी और चीज़ को क्रेडिट देंगे ही नहीं, बट जो डीजेनरेटिव चेंजेस हैं उसका क्रेडिट मैं दूंगा लैक ऑफ मोबिलिटी। जब आप हरकत नहीं करते, आपका लिविंग स्टाइल कुछ ऐसा है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मोटापा है, और ये सारे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर ज़रूर हैं, बट दे आर नॉट प्राइमरली कंसर्न। जैसे सनलाइट की बात की, हम अक्सर ये सुनते हैं या पढ़ते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें जो सूरज की रोशनी होती है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, बट एट द सेम टाइम कोई ऐसा टाइम भी होता है जिसमें सूरज की रोशनी इतनी पीक पर होती है कि वो हमें फ़ायदा नहीं पहुंचाती। तो इट्स अ मिथ और इट्स अ रियल थिंग? फॉर मी एवरीथिंग इज़ मिथ, देयर इज़ नो सच थिंग एट ऑल। वेल, इसमें मिथ ये है कि नॉन साइंटिफिक चीज़ों को तो आई डोंट बिलीव इन नॉन साइंटिफिक थिंग्स। लेट मी क्लियर, जब कोई एक दौर वो भी था कि जब सूरज को लोग पूछते थे, मानते थे, वो भी ज़ूस और इनका एक फेज था। रीज़न उसके लिए वो सबको खतरनाक चीज़ थी। ये एक नेचर है, नेचर है। अभी भी आपके चीज़ कोई आपसे बड़ी डायनासोर जैसी चीज़ आ जाए तो आप उनसे डरेंगे, बिकॉज वो हमारे नेचर में है। बच्चे के सामने आप चले जाओ तो बच्चा आपसे डरेगा। तो सनलाइट को जो आपका मेन प्राइमरी क्वेश्चन था, सनलाइट इज़ इक्वल फॉर ऑल। It is not mandatory that you are sitting here and I am sitting far away, so we are getting the equal sunlight. This could be the reason कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर वहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस पे सनलाइट ज़्यादा पड़ रही है, आप 5 मिनट जाके बैठो गर्मी में, मेरे ख्याल से 5 सेकंड नहीं बैठ पाओगे। यही सनलाइट आप सर्दियों में जाके बैठें, आप 5 घंटे बैठ जाएंगे। तो मुझे बताएं, सनलाइट तो वही थी, टाइम का खेल कहाँ से आ गया? दिस इज ऑल द डिस्टेंस दैट मेक्स अ सेंस कि जितना आप क्लोज जाते हो उस चीज़ के, बॉडी को आपकी नीड है सनलाइट की। यही आपको बुखार हो जाए, जिस तरह वो छोटे बच्चे होते थे प्राइमरी स्कूल में, बुखार के लिए आधा घंटा जो है सनलाइट में खड़े हो जाते थे, फिर कहते हैं देखें सर मेरी बॉडी मैडम गर्म है और मुझे बुखार हो गया। तो इतना सेंस उनमें भी था। तो ये प्योरली एक मिथ है, सनलाइट इज़ इक्वल फॉर ऑल। सर, यूजुअली मेल्स में आदत होती है पाँव दबाने की, पाँव दबाने की आदत होती है ना, बच्चों को खड़ा करके दबाना या हाथों से दबाना, वो कमर पे चलवाना या पाँव दबाना। अब यूजुअली इसका रीज़न वो ये देते हैं कि चुभन है पाँवों में, या एक अजीब सी सेंसेशन है जो उन्हें ये बात उनके माइंड में ये सेट होता है कि पाँव दबाऊंगा तो सुकून मिलेगा। यूजुअली मैंने ऐसा भी देखा है, एक पेशेंट आए थे जिनको पाँव दबाने की इतनी आदत थी कि अगर कोई पाँव दबा रहा है तो वो सो जाएंगे, और जैसे ही वो पाँव हटाएंगे हाथ हटाएंगे दबाने से उनकी आँख खुल जाएगी। इसका रीज़न क्या है? साइकोलॉजिकल रीज़न है या वाकई हमारी बॉडी इतनी फटीग में चली जाती है? नहीं, साइकोलॉजिकल नहीं है, फिजिकल है और साइंटिफिक है। मैं आपको रीज़न देता हूँ। अब जब हम बैठे हुए हैं, मिसाल के तौर पे आपकी रोज़ की एक्टिविटीज़ क्या हैं? मोबाइल यूज़ करना, मतलब एक पढ़ाई करना, नमाज डेफिनेटली पढ़ना,
आपका साइंटिफिकली सारा पोस्चर आगे का है, एग्री? सो व्हेन यू आर सिटिंग, व्हेन यू आर स्टैंडिंग, व्हेन यू आर डूइंग ऑल द एक्टिविटीज़ इन फॉरवर्ड पोस्चर, जब आगे वाले पोस्चर में बैठते हो, जब आप थकते हो, फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर यूजिंग लैपटॉप फॉर 4 आवर्स, 3 to 4 आवर्स, तो आप क्या करते हो, जब आप 3-4 घंटे लैपटॉप यूज़ करके इमीडिएटली यू डू लाइक दैट, और फिर आपको एक सुकून मिलता है। अब कोई मुझसे पूछे ये साइकोलॉजिकल है? नहीं, साइंस है। साइंस क्या है, जब आप 3-4 घंटे आगे वाले बॉडी का पोस्चर यूज़ कर रहे हो तो पीछे वाले मसल्स आपके फटीग थक जाते हैं। एंड व्हेन यू आर ब्रिंगिंग टू अ नॉर्मल पोजीशन, जब आप उसको नॉर्मल पोजीशन में लेके जाते हो, सुकून है। इसके ऊपर आई विश मेरे पास टाइम होता तो एक बुक का वाक़या है रॉबिन मैकेंजी का। रॉबिन मैकेंजी एक बड़ा मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट है जिसकी मैकेंजी एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज हम करते हैं, उसका एक वाक़या है 2 मिनट का। उसने वो एक जगह, आई थिंक मैं कंट्री उसका बोल रहा हूँ, न्यूजीलैंड से बिलोंग करता था, मुझे मुल्क याद नहीं है। तो वो एक एज अ फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को ट्रीट करता था। जहाँ पर वो ट्रीट करता था ना, वहाँ पर ज़्यादातर लोग माइन में काम करते थे। माइन मतलब जो डिगिंग, कोल माइन वगैरह, इस तरह करके ईंटें वगैरह, माइन, खान वगैरह, तो वहाँ पर वो काम करते थे। तो उसके पास एक पेशेंट आया, काफ़ी पेशेंट आते थे बैक पेन के साथ, तो वो उससे कहता था जाओ अंदर लेट जाओ, मैं आ रहा हूँ, ट्रीट कर रहा हूँ। ये मैं आपको बुकिश एक जो है वो व्हाट वी कैन से एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो पेशेंट लेट जाते थे, तो वो जब डॉक्टर साहब मैकेंजी साहब फ्री होते थे, रॉबिन मैकेंजी साहब, जब उसने जाके देखा तो पेशेंट सो गया। तो उसने एक अजीब सी बात इनोवेट की कि जब हम उल्टा लेटते हैं, जब हमारी बॉडी उल्टा लेटते हैं, तो वो जो सारा दिन बंदा खान में काम कर रहा था आगे के बदौलत झुक के काम करेगा ना, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, तो जब वो उल्टा लेटा तो बॉडी थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ चली गई। जब बॉडी नॉर्मल की तरफ चली गई, उसको थोड़ा सा सुकून मिला, और वो पेन का जाना और सुकून का आना 2 अलग बातें। अब उसका जो पेन था वो आगे झुकाव में था, आगे वाले ख़राब पोस्चर में था। जब उसका पोस्चर सही हुआ और वो ठीक हो गया। अब मुझे बताएं, सोना जो स्लीपिंग है, क्या वो ट्रीटमेंट है? नो, आप सिर्फ उस बॉडी को नॉर्मल की तरफ लेके जा रहे थे। तो यही कहानी हमारे यहाँ भी है कि जब आप पोस्चर मिस यूज़ करते हो, ये पोस्चर का मिस यूज़ है। जिस तरह डार्विन की भी थ्योरी है, यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ द ऑर्गन्स, सो वी आर जस्ट मिस यूजिंग आवर बॉडी। सो व्हेन यू आर मिस यूजिंग योर बॉडी, और जब आप कुछ वक्त के बाद उसको नॉर्मल की तरफ ले जाते हो, आपको थोड़ा सा सुकून मिलता है। सो दिस इज़ नॉट प्लेसेबो इफेक्ट, दिस इज़ नॉट साइकोलॉजी, दिस इज़ अ प्योर साइंस। Sir, any personality you idealize physiotherapy field में? क्या है, कॉन्फ्लिक्टिव आंसर है। पर्सनली व्हाट आई बिलीव कि आपका कोई कभी भी एक मेंटोर नहीं होता। व्हाट आई बिलीव कि यू हैव अ डिफरेंट मेंटोर्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। आपके पेरेंट्स भी आपके मेंटोर हैं, वो आपके आइडियल हैं। आपका भाई भी आपका आइडियल है। एक राह चलते हुए बंदा आपके रास्ते से पत्थर हटाए तो आपके लिए वो आइडियल है। इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यू मस्ट हैव अ सिंगल आइडियल। सो फॉर मी, मुझे जिन लोगों ने द फर्स्ट क्रेडिट आइडियल आई विल गिव क्रेडिट टू माई फैमिली, जिन्होंने लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग रखते हुए मुझे पढ़ाया और आगे इस लेवल पे भेजा, मेरे भाइयों ने। नेक्स्ट क्रेडिट गो टू माई टीचर, जिन्होंने मुझे जो है वो ये नॉलेज दी, जिनके बुनियाद पे मैं जो है वो इस तरह के प्रोग्राम कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट क्रेडिट डेफिनेटली आई विल गिव टू व्हाट वी कैन से माई वेल विशर्स कह लें, फॉलोवर्स कर लें, फ़ैन कह लें, स्टूडेंट्स कह लें, बिकॉज इट हैज़ बीन 6 to 7 years आई हैव बीन इन टीचिंग। एंड जिस तरह मैंने बताया कि तो दीज ऑल आर आइडियल टू मी। अ स्टूडेंट कैन बी आइडियल टू मी, यू कैन आइडियल टू मी। सो इट इज़ जो मेंटोरशिप होती है। और इफ़ यू हैव अ 2 minutes, मेरे पास एक एग्जांपल है मेरे पास। मैं नाम ले लूँगा उस मोटिवेशनल स्पीकर का, पाकिस्तानी है, वरना वही बात है। तो मेरा लाहौर में एक छोटा सा शेड्यूल था। शेड्यूल ये था कि मैं सुबह इंटर्नशिप करता था 5 घंटे और 1 घंटे का लंच करता था, मतलब 1 घंटा मुझे लंच के लिए मिलता था। और अगर फॉर एग्जांपल 9 से 2 मेरी इंटर्नशिप है, 2 से 3 मुझे लंच के लिए मिलता था, 3 से ऑनवर्ड्स मैं कहीं पे जॉब करता था। 5 दिन मेरा ये शेड्यूल था। 2 दिन मेरी मास्टर की क्लासेस होती थी वीकेंड पे, फ्राइडे सैटरडे संडे होती थी। अब सीन यहाँ पर क्या है, एक बार मेरे बराबर में जहाँ पर मैं बैचलर रहता था, जिस हॉस्टल में रहता था, वहाँ पर एक मोटिवेशनल स्पीकर आए हुए थे लाहौर में। तो संडे वाले दिन जो हम मस्त नींदें करने वाले बंदे थे, मैं उस दिन सुबह जल्दी उठ के 8 बजे उठ रहा हूँ। और वो जो 2 बंदे CSS की तैयारी करते थे, नाउ दे आर एट अ गुड रैंक एज वेल, तो उस बंदे ने देखा कि ये बंदा किधर संडे को उठ के जा रहा है, एंड इट वॉज़ मी, ही वॉज़ मी ना। तो मुझे कहा भाई किधर, तो मैंने कहा वो जा रहा हूँ। CSS करने वाला बंदा, उसको मैंने मोटिवेशनल स्पीकर का नाम लिया, उसने कहा ये कौन है। हालांकि वो जानता था, बट दैट वाज अ सार्कास्टिक
कमेंट ना। तो मैंने कहा यार हद हो गई, CSS का बंदा तू नहीं जानता कि कौन है? कह नहीं मुझे पता है, तू क्यों जा रहा है? तो मैंने कहा मोटिवेशनल स्पीकर है, आई वांट टू गेट सम मोटिवेशंस। कह रहे इधर मेरे उसने बैग रखवाया जो मेरी उसने कहा इधर बैठ। तो उसने कहा अपना शेड्यूल समझाओ मुझे। तो मैंने उसे अपना शेड्यूल बताया कि दिस इज़ हाउ आई एम डीलिंग, 5 डेज़ में ये करता हूँ, 1 डे ये करता हूँ, संडे रेस्ट करता हूँ, आज संडे में सेशन लेने जा रहा हूँ। कह रहा है मोटिवेशन होती है फजूल लोगों के लिए, मोटिवेशन होती है जिन लोगों का कोई विज़न ना हो। तू 6 दिन, उसने वो जानवर का नाम लिया, वो मैं नहीं लूँगा, उसने कहा 6 दिन तो वो भागदौड़ करता है। सुबह तू इंटर्नशिप कर रहा है, घर वालों से तू पैसे नहीं ले रहा है, ग्रेजुएट है, कभी तुझे खाना मिलता है, कभी तुम खाना भी सड़कों पे रेडियो वाला खा लेता है, और फिर तुम ट्रेनिंग प्रोग्राम की 2017 से 19 की बात हो रही है। सो वेयर इज़ द स्पेस फॉर द मोटिवेशन? तो मोटिवेशन की जगह कहाँ है भाई तेरे पास? एंड दिस इज़ द रीज़न मैंने कपड़े उतारे एंड देन आई बैक टू स्लीप। सो जो मेंटोरशिप होती है वो मैं क्या उसको क्रेडिट दूँ मेरे दोस्त को? बिल्कुल दूंगा, बिकॉज उसने मेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। सो देयर इज़ अ नो नीड ऑफ मेंटोरशिप एट ऑल, वॉट यू नीड इज़ द क्लियरिटी ऑफ माइंड। ये लास्ट मैसेज है मेरा फॉर जो भी मेरा मुझे सुन रहा है या देख रहा है। एवरीथिंग इज़ डिटरमाइंड बाय योर ब्रेन। इफ़ देयर इज़ द क्लियरिटी, आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग एट ऑल। So if you are clear from your mind, if there's a clear vision in your mind, no can stop you, no one need you, you don't need any motivation, you are the motivation of yourself. अच्छा सर, हम यूजुअली देखते हैं होटल्स वगैरह पे वो जो एक मालिशिया जो घूम रहे होते हैं, एंड यूजुअली हम भी अपने नाम के साथ ये वर्ड सुन रहे होते हैं। तो ये जो लोग बैठ के उनके पास मसाज या मालिश जिसे हैं वो करवा भी रहे होते हैं, तो इसके क्या नुकसानात हैं? पहले तो मालिश का उसका कोई नुकसान नहीं अव्वल तो, और जो लोग बोलते हैं कि लेट सपोज जो हमें ये इस तरह के कमेंट्स कर रहे होते हैं, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, डॉक्टर्स को भी पहले हीलर कहा जाता था, तिब कहा जाता था। अगर आप बैक टू हिस्ट्री जाएं तो डॉक्टर्स को पहले डॉक्टर्स नहीं कहा जाता था, उनको पहले हीलर कहा जाता था। तो जब उनको हीलर कहा जाता फिर डिग्री है। अब अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट को फॉर एग्जांपल मालिशिया कहना चाहते हैं, सो यू आर वेलकम, ये आपकी जहालत का मुजाहरा है, आई डोंट माइंड एट ऑल। देन यू शुड कॉल द ऑर्थोपेडिक एज अ जरा टू, बिकॉज व्हाट आई बिलीव, आई हैव सीन मैनी जराज इन पाकिस्तान जिनकी OPD एक ऑर्थोपेडिक से भी ज़्यादा अच्छी है। सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी। और अगर आप ऑर्थोपेडिक को जरा कहते हो तो आप एक जनरल फिजिशियन को जो हकीम करना शुरू कर दें, बिकॉज आई हैव सीन मैनी हकीम या हिकमत, उनकी भी एक डिग्रीज़ है, उनकी भी एक वर्थ है, मैं उनको वर्थलेस नहीं कहूँगा, उनके पास ज़्यादा OPD होती है। सो इट्स ऑल अप टू द पैसेज ऑफ टाइम। अगर आप यही वर्ड बाहर यूज़ करते तो शायद आपको डिपोर्ट कर देते हैं, बट पाकिस्तान है या हम यहाँ पर कोई उस तरह की रोकथाम नहीं है। सो वी हैव अ सेपरेटेड आइडेंटिटी। अब हम आ जाते हैं जो दूसरा सवाल था नुकसान और फ़ायदा का। देखिए अगर हम किसी चीज़ को दबा रहे हो, लेट सपोज मैंने पहले भी एक चीज़ कही थी, एक मसल अगर टाइट होता है, ठीक है, ये मैं एक मेडिकली इसका एग्जांपल दूंगा। एक मसल जब टाइट होता है तो उसकी आप कितनी भी मालिश कर लो, कितना भी मसाज कर लो, कितना भी उसको रिलीज़ कर लो, वो आपको वक्ती सुकून देगा, लेकिन वो कभी भी अपनी लेंथ से स्ट्रेच बाहर नहीं जाएगा। It cannot be lengthened, it can be released only by the malshi. But if you go to a physiotherapist, if he or she is assessing you and आपको पता चलता है कि मसल टाइट है, he or she can only stretch your muscle. This is what we deal. This is how I can differentiate between them. सर, तो आपने भी जर्रा का नाम लिया। यूजुअली ऐसा होता है कि अगर चोट लगती है किसी को तो वो बजाय ऑर्थोपेडिक के जाने के जर्रा के पास जाते हैं एंड उन्हें आराम भी मिलता है। आई हैव सीन मैनी केसेस। तो इसमें इसका क्या रीज़न है कि एक ऑर्थोपेडिक को छोड़ के हम एक जर्रा के पास जा रहे हैं? द फर्स्ट क्रेडिट गोज़ टू द लैक ऑफ एजुकेशन, नंबर 1। अगर आपने ये बहुत सारे जर्रा के केसेस कामयाब देखे हैं तो मैंने बहुत सारे नाकाम भी देखे हैं। सो वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम। अगर ये वही बात है कि लोग कहें कि बंदा तो सर्जन से भी मर जाता है, तो डिग्री तो उनके पास भी है। सो इट इज़ नॉट अप टू योर डिग्री, इट्स ऑल अप टू कि वो कितने अरसों से अगर प्रैक्टिस कर रहा है और वो तुक्के पे उसने ठीक कर लिया। याद रखिएगा, एक जरा अगर पेशेंट ठीक करता है तो हो सकता है, लेकिन वो नॉन एविडेंट बेस्ड प्रैक्टिस कहलाएगा, क्योंकि उसके पास वो काम करने की डिग्री नहीं है, स्किल्स जगह नहीं होते। काफ़ी लोग कहते हैं कि डिग्री नहीं तो क्या हमारे पास हुनर है। भाई किस चीज़ का हुनर? ये तो नॉन एविडेंट बेस है। ऐसा तो कल को मैं भी कोई बड़ा बन जाऊँ, तांत्रिक बन जाऊँ, इट्स नॉट लाइक दैट ना। वी डोंट हैव अ डिग्री काइंड ऑफ दिस। एक बड़ा मशहूर नाम है डॉक्टर में जो साइकोलॉजी के सेशन ले रहा, नाम नहीं लूँगा, बड़ा मशहूर रिनाउंड कंसल्टेंसी, 15 मिनट कंसल्टेंसी के 8000 डॉक्टर साहब चार्ज करता है। मज़े की बात उसके पास साइकोलॉजी की डिग्री नहीं है, और वो लिखता है डॉक्टर जावेद, सॉरी नाम आ गया, आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि वो लिखता है साइकोलॉजिस्ट। आई डोंट माइंड, क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट ही हैज़ नो डिग्री। है तो दिखाओ।
सो दिस इज़ द व्हाट हैपन इन दिस कंट्री। और जिस तरह ये कि वो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जिसको ज़ेबिस्ट ने बुला लिया, वो लड़की को, उसका भी नाम नहीं रहा, वो एक रील से वायरल हुई थी, उसको अब ज़ेबिस्ट एक एजुकेशनल इदारा है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जो चीज़ ट्रेंड में है वही सब कुछ है। सो इट इज़ नॉट अप टू अ क्वालिफिकेशन, तो हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, बट ये चीज़ें हैं। तो नॉन एविडेंस बेस्ड और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का यही फ़र्क है। अगर समटाइम सर्जन भी बंदा मार देता है तो हम सर्जन को ये तो नहीं कहेंगे कि आपकी डिग्री, तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो जरा अगर किसी को ठीक कर रहा है तो दैट इज़ अ नॉन एविडेंस बेस्ड और वो तुक्के से ठीक हो रहा है। सॉरी टू से मैं उसको शिफा भी नहीं कहूँगा, राइट। उसका जो भी वर्क है ये उसका एक किस्म का एक्शन का जो है वो रिएक्शन था। अगर जब जरा जो है वो ख़राब कर देता है तब शिफा का नाम क्रेडिट, मतलब जब चीज़ सही हो तो आप क्रेडिट देते हो खुद को, जब चीज़ ख़राब हो तो क्रेडिट देते हो कि जरा को। इट्स नॉट लाइक दैट। ताली एका से तो ना बजती है। ओके, Thank you so much, sir, for joining us and for giving us your time. So the good doctor with us was Dr. Dileep Kumar. अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल हो अपनी हेल्थ से रिलेटेड जानने के लिए, then you can reach out through our WhatsApp नंबर या Facebook पे भी आप हमें कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट रिदा मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।